नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बीजापुर के पत्रकार की हत्या पर सीएम साय ने दिए जांच के निर्देश। इधर ABC24 के संवाददाता संदीप शुक्ला को वन विभाग के अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी। शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से 7 घंटे की पूछताछ। लखमा ने कहा, जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कर रही बीजेपी, कानून पर पूरा भरोसा। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए पहल। सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति समायोजन पर करेगी विचार। छत्तीसगढ़ में प्रशासकों की नियुक्ति। 47 नगर पालिकाओं में एसडीएम को बनाया प्रशासक। 95 नगर पंचायतों में तहसीलदार बने प्रशासक। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 11वीं किस्त जारी। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए 651 करोड़ रुपए। 70 लाख महिलाओं को मिली सौगात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से गायब थे। बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 3 जनवरी की शाम को पत्रकार मुकेश चंद्राकर के शव को बरामद कर लिया गया। संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुकेश चंद्राकर बस्तर के अंदरूनी हिस्से में ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए वो जाने जाते थे। मुकेश चंद्राकर की मौत की खबर के बाद छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के बीच शोक की लहर है। सीएम साय ने भी एक्स पोस्ट कर दुख जताया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की एक सड़क निर्माण की खबर को लेकर अनबन होने लगी थी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां एक पत्रकार कि सेप्टिक टैंक में लाश मिली है, शव बरामद किया गया है। उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है। जानकारी मिली और हम जब जो एक टैंक है यहाँ पर जो ऑफिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जाँच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला। ठेकेदार सुरेश के भाई रितेश चंद्राकर को हिरासत में लेने की खबर है। रायपुर एयरपोर्ट से देर रात हिरासत में लेने की खबर है। एयरपोर्ट से देर हिरासत में लेने की खबर है। एयरपोर्ट से देर रात हिरासत में लेकर बीजापुर पुलिस रवाना हुई है। दिल्ली की आखिरी फ्लाइट से दिल्ली भागने की तैयारी में था। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में ये एक अपडेट। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर को हिरासत में लेने की खबर है। रायपुर एयरपोर्ट से देर रात हिरासत में लेने की खबर है। एयरपोर्ट से देर रात हिरासत में लेकर पुलिस बीजापुर के लिए रवाना हुई है। दिल्ली की आखिरी फ्लाइट से भागने की तैयारी में था। सूत्रों के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। तो पत्रकार के हत्या केस में एक बड़ा अपडेट है। ठेकेदार के भाई को हिरासत में लेने की खबर मिल रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या केस में यह बड़ा अपडेट है। रायपुर एयरपोर्ट से देर रात हिरासत में लिया गया है। एयरपोर्ट से देर रात हिरासत में लेकर बीजापुर के लिए पुलिस रवाना हुई है। और यह बताया जा रहा है कि दिल्ली की आखिरी फ्लाइट से दिल्ली भागने की तैयारी में था। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जिन्होंने भ्रष्टाचार की एक खबर दिखाई और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया सेप्टिक टैंक से। पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और इस मामले में बड़ा अपडेट यह कि ठेकेदार के भाई को हिरासत में लिया गया है।
चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर से हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्टार का रुख कर लेते हैं। स्टार, ये खबर मिल रही है कि ठेकेदार के भाई को हिरासत में लिया गया, दिल्ली भागने की वो तैयारी में था और पुलिस उसे लेकर बीजापुर पहुंची है। क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, ये मामला जैसे ही उजागर हुआ, पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाई और इस मामले में जितने भी संदेही थे जो उनको घेराबंदी करने की शुरू कर दी। और इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली, बीजापुर पुलिस को, कि रितेश चंद्राकर जो संदेही है इस मामले में वो दिल्ली भागने की फिराक में है और उसके मोबाइल लोकेशन से ज़रिए ट्रेस करके उसको रायपुर एयरपोर्ट के पास ट्रेस किया गया, जिसके बाद रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से बीजापुर पुलिस ने उसको रायपुर एयरपोर्ट के परिसर से ही हिरासत में ले लिया है। जानकारी ये है कि वो दिल्ली भागने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और यहाँ रायपुर से हिरासत में लेने के बाद बीजापुर पुलिस उसे बीजापुर ले गई है। वहाँ पर पूरी तरीके से इस मामले में और भी गहन पूछताछ की जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं दबाव के बाद पुलिस ने इस मामले में गंभीरता तत्परता दिखाई है, क्योंकि 3 दिन से वो पत्रकार है वो लापता था और इसके बाद भी पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही थी, एक्शन नहीं ले रही थी। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद हरकत में पुलिस आई और फिर सभी संदेहियों पर घेराबंदी करनी शुरू की है पुलिस ने। बिल्कुल स्टार, हमारे साथ बने रहिएगा। बीजापुर को रुक कर लेते हैं, संतोष तिवारी हमारे साथ बने हुए। संतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे, 1 तारीख से पत्रकार मुकेश लापता थे, उनके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद किस तरह से पुलिस एक्टिव हुई और किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? फिर जी, आपको बता दूं कि 1 तारीख से जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस पूरे अलर्ट मोड में थी। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच कुछ सूचना मिली कि एक मुकेश चंद्राकर की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद जो पुलिस एक्टिव हुई, उसी दरमियान सुरेश चंद्राकर एक बड़े ठेकेदार है, उनके एक जो गोदाम है, उनका जो एक बाड़ा है, उसमें एक सेप्टिक टैंक नया बना हुआ था। लेकिन सेप्टिक टैंक 2 दिन पहले तक उसके ऊपर सेंटरिंग नहीं किया हुआ था, लेकिन अचानक सेंटरिंग होना कहीं ना कहीं संदेह को पैदा कर रहा था, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करी। जब उस सेप्टिक टैंक को तोड़ पहुंची तो वहाँ पे मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार है, इस पत्रकार का बरामद किया गया। इस बरामद करने के बाद में सनसनी फैल गई और सनसनी फैलने के बाद पूरे गंभीर माहौल में थे और पूरे बीजापुर जिले ही क्या बोले, पूरा प्रदेश इसमें इसको लेकर गंभीर माहौल में बना हुआ है। और आपको बताऊं, इसी के साथ एक और खबर आ रही है कि सुरेश चंद्राकर के भाई है, जिनका नाम है दिनेश चंद्राकर, उनको हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक पूरी छानबीन चल रही है, क्योंकि एक नया सेप्टिक टैंक बना हुआ था। सेप्टिक टैंक में आखिर वो लाश मिलने के बाद में और कई मामले का खुलासा होने की संभावना जता जा रही। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस इस मामले के कहा कि इसको निम्न स्तर से जांच की जाएगी, इसके जो भी दोषी रहेंगे उसके पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आज बीजापुर भी बंद है और बीजापुर बंद के साथ साथ पूरे पत्रकार बीजापुर जिले ही नहीं, दंतेवाड़ा, बक्सर संभाग और रायपुर से भी पत्रकार उनकी जो हत्या हुई है, मुकेश चंद्राकर की हत्या में शामिल होने आ रहे हैं। हत्या में जो उनकी जो अंतिम संस्कार किए जाएंगे के शामिल होने आ रहे हैं और पूरे पत्रकार एक दूसरा अपने दिखा रहे हैं और इन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चलिए संतोष, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। इसके साथ स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक अगली बड़ी खबर का। यह बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर IBC 24 के संवाददाता को धमकी मिली है। वन विभाग के अधिकारी ने जान से मारने की धमकी दी है। सीता नदी वन क्षेत्र के रेंज ऑफिसर ने धमकी दी है। IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। भोराई में नाके पर अवैध वसूली की खबर को लेकर यह धमकी दी गई। अवैध वसूली के भांडाफोड़ से रेंज ऑफिसर नरेश चंद्र बौखला गया और लगभग 6 बार फोन लगाकर उसने धमकी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां पर IBC 24 के संवाददाता को जान से मारने की धमकी दी गई है। वन विभाग के अधिकारी ने जान से मारने की धमकी दी है। सीता नदी वन क्षेत्र के रेंज ऑफिसर ने धमकी दी है। IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई है। बोराई में नाके पर अवैध वसूली की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई। एक बड़ा भांडाफोड़ किया कि किस तरह से यहां पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है और इस भांडाफोड़ से, इस खुलासे से रेंज ऑफिसर नरेश चंद्र बौखला गया और लगभग 6 बार फोन कर उसने हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला को धमकी दी है।
अब वसूली की वो खबर आपको दिखाते हैं जिसके लिए IBC 24 के संवाददाता को वन विभाग के अधिकारी ने धमकी दी है। देखिए आखिर क्या खुलासा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे बोरई गांव पे वन विभाग का नाका है और यहाँ पर फॉरेस्ट की जो है नाकेबंदी है और यहाँ पे जांच की जाती है और शुल्क लिया जाता है। हर गाड़ी से लगभग 50 रुपये लिया जाता है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर अंतिम गांव बोराई मार्ग जाने वाली सड़क के दोनों तरफ संरक्षित क्षेत्र घोषित है। इस रूट से हर दिन लगभग 1000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सड़क बड़ी गाड़ियों के लिए बंद रहती है। गाड़ियां वन विभाग के नाके पर रोक ली जाती हैं। सुबह होते होते यहाँ सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग जाती है और फिर शुरू होता है अवैध वसूली का खुला खेल। वन विभाग के कर्मचारी बाहरी लोगों के वाहन चालकों से जमकर वसूली करते हैं। अगर आपको नाका पार करना है तो चेक पोस्ट पर 100 से 500 रुपए तक देने होंगे। अगर पैसे न दिए तो गाड़ी नहीं हिलेगी। इस खेल का भांडाफोड़ करने जब IBC 24 की टीम पहुंची तो देखिए, कर्मचारी ने बिना किसी भय के पैसे ले लिए और किसी तरह की कोई रसीद नहीं दी। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर भी इसकी गवाही दे रहे हैं। ये एंट्री करते सर। एंट्री करते हैं, कितना रुपए लेते हैं? 50 रुपए सर। रसीद देते हैं? नहीं देते सर। आप यहाँ हमेशा चलते हैं क्या? परमानेंट चलते सर। फ्री तो नहीं लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं आने लोड गाड़ी लेके आने से। 50 रुपया फ्री में जाता है हमारा ड्राइवर के तरफ से, मालिक लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग का लोकल गाड़ी वाले से भी पैसा लेता है। ये तो बोल रहा है साइड में खड़ा कर दो। कोई रसीद नहीं, गाड़ी एंट्री कराता है, बस भागो बोलता है। 6 चक्कर लगाते हैं महीना का। और रसीद दिया नहीं, पैसा रख लिया हो। क्या करे, हुन रोए इनकी गाड़ी हो तो फिर जबरदस्ती गाड़ी साइड में लगा दी। अब आपको दिखाते हैं कि वन विभाग के कर्मचारी किस कदर वसूली में व्यस्त रहे कि उनको सिर उठाने का मौका तक नहीं मिलता। पैसे देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पैसा रख दो भैया, बात करते हैं। एंट्री फीस 50। क्या लोड है? मछली। ड्राइवर नाम? AP39 UC 1799। क्या लो? अवैध वसूली के खेल को अपने खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद IBC 24 की टीम कैमरा लेकर सीधे उस टेबल पर जा पहुंची जहां वसूली का एक खुला खेल जारी था। वन विभाग का कर्मचारी वसूली में इतना व्यस्त था कि उसे टीम के आने की भनक तक न लगी। एक ड्राइवर पैसे लेकर खड़ा ही था कि हमारी टीम वहां पहुंच गई। वसूली करने वाले कर्मचारी की टेबल पर जो रजिस्टर मिला उसके अधिकृत होने का कोई प्रमाण नहीं है। न विभाग की सील, न रजिस्टर पर कोई नंबर, न पन्नों पर कोई नंबर। सबसे बड़ी बात यह कि पैसे लेने से पहले कर्मचारी ड्राइवर्स के डिटेल पूछकर नोट कर रहा था, लेकिन रजिस्टर में पैसे की कोई एंट्री नहीं की जा रही थी और न ही ड्राइवर्स को इसकी कोई रसीद ही दी जा रही थी। यहाँ पर हमने पैसा दिया और उसके बाद जो है इन्होंने पैसा लिया, उसकी कोई एंट्री नहीं की, वो स्लिप नहीं दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, पूरा जो मामला है कच्चे पे चल रहा है। ये रजिस्टर को आप जैसे देखेंगे तो कहीं भी जो है राशि का जो है वो विवरण नहीं है, बस एक नाम का रजिस्टर बता दिया गया है। वन विभाग के कर्मचारी की करतूत और फर्जी रजिस्टर कैमरे में कैद हो चुके हैं। बार बार पूछने पर कर्मचारी कहने लगा कि DFO साहब वरुण जैन और जाधव श्री कृष्णा के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच जैसे ही हमने रसीद बुक देखने का प्रयास किया तो कर्मचारी सरकारी दस्तावेज कहते हुए हमें रोकने लगा। आपने काटा इन गाड़ियों की रसीद? सर जो आ रही उनका रसीद कट रहा है सर। आ रही है मतलब वहां से इधर आ रही है कि डायरेक्ट आ रही है? कई लोग के भले भाग जा रहे होंगे लेकिन जो आ रहे काट रहे हो रसीद। आप सामने देख रहे थे, रसीद कट रहा है सर। मेरा नाम मनोज कुमार खरे है जी। यहाँ पर DFO साहब कौन है? DFO साहब है क्या? देखिए, जिनके आदेश पे वसूली कर रहे हैं इनको नाम ही याद नहीं है DFO साहब। यहाँ दो नाका है। हमारा DFO जाधव सर है और एक सीता नदी टाइगर रिजर्व है, जिनका जिले का DFO तो एक ही रहेगा क्या? नहीं, यहाँ 2 नाका है ना अपन का। तो रजिस्टर में 30 दिसंबर की रात के बाद से 2 जनवरी सुबह तक कुल 922 गाड़ियों की एंट्री रजिस्टर पर दिख रही थी।
जिनसे वसूली हो चुकी थी। इस हिसाब से हर दिन वन विभाग के जिम्मेदार 35 से 50 हजार रुपए तक कमा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस कदर नाके पर खुलेआम अवैध वसूली चल रही है, उससे ये साफ है कि बिना अफसरों की मिलीभगत के ये मुमकिन नहीं है। IBC 24 ने जब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने भी बात माना कि कहीं भी बिना रसीद और बिना प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किए शुल्क वसूला जाना गलत है। जो भी नाका है, हमने काफ़ी सारे नाके को मुक्त कर दिया है। जो टीपी के लिए सिर्फ जो आते हैं गाड़ियाँ, जो एंट्री करती है, जो पास होते हैं, बस वही चीज़ एंट्री होता है। बाकी जो फीस कलेक्शन करने वाला नाका हमने वहाँ पे कहीं पे नहीं रखा है। उधर सेंचुरी एरिया भी आता है और बॉर्डर है दोनों तीनों डिवीज़न का, और ज़िला का भी बॉर्डर है, गरियाबंद और धमतरी का। तो इसीलिए कौन सा एग्जैक्टली नाका की बात कर रहे हैं, मैं उसको पता करता हूँ, और ऐसा कुछ भी इलीगल हो रहा है तो इमीडिएटली उसको बंद कर देंगे और उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस नाके पर कैमरे लगे हैं। अगर जांच की मंशा हो तो CCTV फुटेज खंगाल कर अवैध वसूली के इस खेल का भंडाफोड़ कभी भी हो सकता है। राजेश राज के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर वसूली का खेल खेला जा रहा है, और यही खबर हमने जब प्रमुखता से दिखाई तो हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक पत्र लिखा है। सीमेंट की बढ़ती कीमतों को लेकर उनका यह पत्र है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और CM साहब को उन्होंने पत्र लिखा है। सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर कड़े कदम उठाने की उन्होंने मांग की है। कंपनियां कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ लाद रही है, ये पत्र के जरिए उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीमेंट की बढ़ती कीमतों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली। पूछताछ के बाद लखमा को छोड़ दिया गया। ईडी की पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए कवासी लखमा ने कहा, बीजेपी ने जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की। लखमा ने कहा कि वे ईडी के अफसरों को पूरा सहयोग दे रहे हैं, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से उन्होंने सवाल किया है कि शराब घोटाले की जांच ईडी जेल में बंद अधिकारियों के इनपुट पर कर रही है। अगर अवैध शराब बिक्री है तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। शराब फैक्ट्री में तैयार की जाती है और इस मामले में ईडी ने शराब फैक्ट्रियों के मालिकों पर क्या कार्रवाई की है। ईडी जांच हो रहा है, कुछ लोग अधिकारी अंदर है, लेकिन उन्हीं लोग आप लोग उस आधार पर जांच कर रहे हो। ये दारू नकली 2 नंबर दारू बेचा है, लेकिन अधिकारी घर में थोड़ी बनता था दारू। अधिकारी जो 3 कंपनी है दारू बनाने वाला, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। रायपुर स्थित महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आबकारी विभाग की बैठक ली और विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी चेक पोस्ट को क्रियाशील रखें। सीएम ने निर्देश दिया कि राज्य में स्थित बॉटलिंग इकाइयों, होटल, बार, क्लब की नियमित सघन जांच सुनिश्चित की जाए। राज्य के बाहर निर्मित मदिरा की विनिर्माण इकाइयों को स्वयं के संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें कार्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा महुआ संग्राहक वनवासियों को आय के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के बूढ़ा आमा में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और मंत्री अमरजीत भगत एक साथ मंच पर नजर आए। संबोधन के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों में कांग्रेस की हार पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी सरकार में जनता के हित में कई अहम काम किए, लेकिन हमारी सरकार में रहते कुछ काम जरूर छूट गए, इसलिए जनता ने हमें अपना ये जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि हम जीत की मंशा से मैदान में उतरते हैं, लेकिन हार कर मैदान नहीं छोड़ेंगे। टीएस ने कहा कि प्रदेश की 90 सीटों में सरगुजा और बस्तर की 26 सीटें होती हैं, जिसमें हमने विधानसभा चुनाव 2023 में पिछली बार 26 में से 25 सीटें जीती, लेकिन इस बार सरगुजा तो दूर बस्तर में हम लोगों ने महज 4 ही सीटें जीत पाए, जो बड़े शर्म की बात है। 17 नवंबर को हम लोग
पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल में हम लोग पिछड़ गए। 26 सीटें 90 की विधानसभा में बस्तर और सरगुजा की होती हैं। 2018 में आप लोगों ने 25 सीटों में जिताया था, 26 में से 25 सीटों में। इस बार हम 4 ही सीट जीत पाए और वो भी बस्तर। सरगुजा में हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो छत्तीसगढ़ में सरकार से खपा बीजेपी का एक खेमा इन दिनों दिल्ली में सक्रिय है। इस खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना दावा ठोका है। बता दें कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया जाना है। वहीं वर्तमान अध्यक्ष किरण देव सिंह की मंत्रिमंडल में जाने की चर्चा जारी है। ऐसी स्थिति में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा में जोड़तोड़ जारी है। अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी से धर्मलाल कौशिक, दुर्ग के सांसद विजय बघेल, वरिष्ठ मंत्री अजय चंद्राकर का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग से राजनांदगांव के संतोष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और रायपुर सांसद बृजमोहन के नाम की चर्चा है। वैसे संगठन और सरकार एक खेमा चाहता है कि किरण सिंहदेव रिपीट हो। इस संबंध में बीजेपी के बड़े नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, यह काम पार्टी हाईकमान का है। अधिकांश जिलों के अंदर में इस तरह की स्थिति बन गई है और सर्वानुमति से ही ये निर्णय होंगे, फाइनल निर्णय होंगे। लेकिन प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा नॉमिनेशन के माध्यम से, और उसके बाद जिलों के अंदर में जाके ही ये नाम घोषित।